2020 के जाने का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके बीच जाते जाते एक तरफ वैक्सीन की अच्छी खबर आई तो दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन के यूके में पाए जाने के बाद से लोगों में नए सिरे से खौफ बस गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है इसके मायने? ये नया स्ट्रेन आखिर क्यों कोरोना का बना है? कैसा म्यूटेशन हुआ है? क्या खतरा ज्यादा है? हाँ, 70% ज्यादा ये फैलता जरूर है। इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ 4 देशों के डॉक्टर इस वक्त आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि अपने अपने देश में क्या हो रहा है ये बताकर वो हमें आपको आगाह करेंगे ताकि हम सावधानी के साथ आगे बढ़े। तो चलिए आपका परिचय उन डॉक्टर से कराते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश त्रिहान, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मेदांता द मेडिसिटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम तलावलीकर, जो कि एसोसिएट स्पेशलिस्ट है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट से। तो ये ब्रिटेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्रिटेन से डॉक्टर विक्रम तलावलीकर हमें बताएंगे, क्योंकि यहीं पर वो नया स्ट्रेन कोरोना का पाया गया है। क्या है इसके मायने? क्या सावधानी बरतनी है? क्या वैक्सीन कारगर होगा नहीं होगा? ये हम इनसे जानेंगे। अगला डॉक्टर का परिचय आपसे करा दें, डॉक्टर दीपांकर बोस, जो कि कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है वॉरविक हॉस्पिटल में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो भी हमें बताएंगे कि म्यूटेशन क्यों हुआ। क्या वायरस आमतौर पर ऐसे म्यूटेट कर जाते हैं? क्या खतरनाक म्यूटेशन हुआ है या फिर धीरे धीरे और भी म्यूटेशन हो सकता है? इन सब पर इनसे सवाल जवाब करेंगे। अगले डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे परिचय करा दे, डॉक्टर अजय महलका, जो कि साइंटिस्ट है और नीदरलैंड्स यूरोपियन यूनियन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, जिन 4 मुल्कों में अभी तक कंफर्म तरीके से ब्रिटेन का ये नया स्ट्रेन पहुंच गया है, उन मुल्कों में से एक नीदरलैंड्स भी है। तो ये क्या हमें वहां से बताएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। और अब आपका परिचय करा दे, सीधे अमेरिका से हमारे साथ मिनियापोलिस से जुड़ रहे हैं डॉक्टर असीम अंसारी। डॉक्टर असीम अंसारी हेड है केमिकल बायोलॉजी के और सेंट जूड्स हॉस्पिटल मिनियापोलिस USA में ये काम करते हैं। डॉक्टर अंसारी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। एक पूरा पैनल हमारे साथ है, डॉक्टर नरेश त्रिहान से लेकर डॉक्टर दीपांकर बोस, डॉक्टर विक्रम तलावलीकर, डॉक्टर अजय महलका, जिनके साथ हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यूके जाकर वहां से शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि डॉक्टर विक्रम तलावलीकर, हमें यह बताइए कितना डरे इस नए वायरस से। और अभी तक जो जानकारी आई है, लगभग 20 लोग जो ब्रिटेन से इंडिया आए थे वो कोरोना पॉजिटिव तो टेस्ट में पाए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आशंका यह है कि आधे लोगों में नया वाला स्ट्रेन हो सकता है। लेकिन जो पहला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, कोरोना का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है? क्या ये पहले वाले कोरोना से ज्यादा घातक है? डॉक्टर विक्रम। हाँ, धन्यवाद अंजना जी। डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूर ये है कि ये जो नया स्ट्रेन है जो पहले सितंबर में देखा गया और जब ब्रिटेन में ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शंस कर रहा है, ये 70% ज्यादा ट्रांसमिट होता है। पर इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कोर्स ऑफ इलनेस जो है, जैसे ये बीमारी हो जाती है किसी को और जैसे बढ़ती है, इसमें ज्यादा खतरनाक ऐसी चीज नहीं पाई गई है कि सिम्टम्स वही रहेंगे। जो तकलीफ होगी, जो सांस लेने में तकलीफ होगी, जो बुखार होगा, जो सिम्टम्स होंगे, वो वैसे ही तरह के पाए जा रहे हैं जैसे पहले की स्ट्रेन्स में थे। तो ज्यादा मरने की आशंका, नहीं तो सीरियस इलनेस या बहुत ज्यादा बीमार होने की आशंका इसमें नहीं है। इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा हेल्थ सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। सो पब्लिक हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, पर प्रिकॉशन लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है जी। मैं डॉक्टर असीम अंसारी आपसे एक सवाल लेती हूं, जिसके बाद मैं डॉक्टर नरेश त्रिहान आपके पास आऊंगी। यही सवाल है और इसी में मैं अगला सवाल भी आपसे जोड़ देना चाहती हूं। डॉक्टर अंसारी, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस नए वायरस से फेटलिटी रेट पर भी असर होगा? क्या ये स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है? और इसी के साथ ये भी बताएं कि क्या इसके लक्षण में जो सिम्टम्स दिखते हैं उसमें कुछ फर्क है या बिल्कुल सिमिलर है? क्या कोई व्यक्ति जिसे कोविड हुआ है वो खुद से जान सकता है टेस्ट के बिना कि ये लक्षण अलग है? इस पूरी जानकारी को आप बताएं डॉक्टर अंसारी। जहां तक पता है तक लगता नहीं कि इससे कोई लक्षण अलग होंगे, ज्यादा होंगे, बुरे होंगे, मगर ये जरूर है कि ये जो नई वेरिएंट है, जो नई भेस बदल के जो वायरस आई है,
ये औरों को ज़्यादा आसानी से इन्फेक्ट करती है, यानी कि आपको ये बीमारी आसानी से लगती है। मगर जो दवाइयाँ बना जा रही हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, ये इस वेरिएंट पे भी चलेंगे। ये जो भेष बदल के आई है वायरस, इस पे भी ये दवाइयाँ चलेंगी और जो लक्षण है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले, जहाँ तक अब तक नजर आ रहा है। ये इस तरह पाई गई इंग्लैंड में, साउथ लंदन से ब्रिस्टल तक, कि लोगों को बीमारियां बढ़ती चली जा रही थी उस इलाके में, मगर सारे मास्क लगाना, घर में रहना, इन चीजों के बावजूद लोग बीमारियां जो थी परसेंटेज 70% बढ़ गई। अब वो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों बढ़ गई, मगर लक्षण ज्यादा बुरे नहीं थे और जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो बिल्कुल चलेंगी, जहां तक हमें नजर आ रहा है। अब तक जो यहाँ पे काम चल रहा है उससे तो यही ख्याल है कि जो बदलाव आया है वायरस में, जैसे समझिए कि ये रही वायरस है, नहीं कोरोना वायरस इस तरह की है। अब जो पहली वायरस थी उसमें आपको ये नजर आ रहा था, समझिए फुल ये स्क्रीन रंग दिखा नजर आ रहा दीजिए उन्हें। जी दिखाएं सर। था, जो रंग है। अब ये सोचें कि अगर जैसे ये वायरस है, अब ये जो आपको जो पिंक नजर आ रहा है, पहले हमारी जो दवाइयां बनाई गई थी वो इनके खिलाफ बनाई गई थी, जो पिंक चीजें हैं। अब जो वायरस बदल के आई है तो अब आपको ये नजर आ रहा है, मगर जो दवाई बनाई गई है वो दोनों को पहचान पा रही है। तो ये ख्याल ये है कि लक्षण नहीं बदलेंगे, बीमारी बुरी नहीं होगी, मगर आसानी से ट्रांसफर होगी, यानी कि लोगों को आसानी से बीमारी होगी। अब इसके ये पलट ये है कि अगर ज्यादा लोगों को ये बीमारी लगे तो मॉर्टेलिटी यानी कि मरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है। तो जो भी सेफगार्ड्स लगाए गए कि आप मास्क पहने, आप घर में रहें और उससे जरा सा डिस्टेंस रखें, ये अगर आप पाबंदी से फॉलो करेंगे तो उसका यही बेनिफिट होगा जो पहली बीमारी से था। जी ठीक है डॉक्टर अंसारी, मैं लौटूंगी आपके पास। अब डॉक्टर नरेश रेहान, आपके पास आते हुए जो पहले जो कोरोना आया तो ये बताया गया था कि बुजुर्गों को, जो कोमोर्बिडिटी जिन्हें है, उन्हें खतरा ज्यादा है। अब जो नया सवाल इसमें मैं जोड़ रही हूं, उसकी घातक क्षमता पर भी आप अपनी बात कहिएगा। क्या बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है? क्या बच्चों के लिए भी प्रोन हो सकते हैं इस बीमारी को, ये जो दूसरा स्ट्रेन है, सर नया स्ट्रेन है? तो इसका एक अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और या कितना फैल गया है, इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। पर ये जरूर बात है कि इस वायरस को देखेंगे अगर, जो इसका क्यों भयंकर इसलिए बन गया कि एज इट इज आपने देखा कि जो पहला इसका म्यूटेशन था उसने कितने सारे लोगों दुनिया में तकलीफ में आ गए। अगर जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 1.7 है, इसका मतलब कि एक कमरे में अगर जो लोग थे कुछ अपना बर्ताव कर रहे थे प्रिवेंशन, पर उनको भी अब खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो सावधानी हम यूज कर रहे थे, पहले मास्क पहन रहे थे, हाथ धोना और डिस्टेंसिंग कर रहे थे, उसमें भी लोगों में खामियां थी जिसकी वजह से ये डिजीज इतनी फैली है। अगर जो हम वो भी ना करें और उससे ज्यादा करने की जरूरत है आज हमें, कि डबल हमें अब सेफ्टी करनी पड़ेगी। मतलब कि आप कोई भी लिबर्टी मत लें। पहले तो ये जी हम 2 मिनट के लिए बाहर गए थे, मिलके आ गए, मास्क नहीं पहना, डिस्टेंस 3 फुट था, 6 फुट नहीं था, ये सब बातें जो हैं ये अब खतरनाक हो गई हैं। इसका मतलब ये है बाहर फंक्शन में जाना, जहां लोग इकट्ठे हुए वहां जाना, बाजार में अनप्रोटेक्टेड जाना, ये सब चीजों की जो अहमियत है वो और भी ज्यादा हो गई है। इसको हमें समझना इसलिए है कि ये डेंजरस है इस बात से कि ये इजीली स्प्रेड हो सकता है, और कहते हैं कि इसकी एंट्री इनटू द सेल्स इज इजियर। इसका मतलब प्रोटीन ने म्यूटेट किया तो उसकी एबिलिटी जो है इन्फेक्ट करने की बढ़ गई। जो लोग वैसे बच जाते थे, एक्सपोजर होता भी था बच जाते से, उनको भी अब खतरा हो गया है। तो एज ए कंट्री, एज ए हिंदुस्तान में अगर जो सेकेंड वेव आई और इस वायरस से आई, तो आप समझ सकते हैं कि तादाद कितने लोगों को इसकी ये बीमारी लग सकती है। इसीलिए आज के दिन हम जब कहते हैं बार बार कि पैनिक मत करो, ये बात सही है, बट सीरियसली लो, फिक्र करो। फिक्र इस बात का करना है कि मुझे अनप्रोटेक्टेड नहीं जाना है,
क्यों? मेरी भी लाइफ, क्योंकि ये चाहे आपकी लाइफ को खतरा है कि नहीं, आप कहेंगे जी यंग लोगों को, बच्चों को लाइफ को खतरा नहीं है, बुजुर्गों को है, पर सोसाइटी ऐसी डिवाइडेड नहीं है। आप घर पे रहते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं, आपको लग गया, और जिसको लगता है चाहे युवा हो चाहे कोई हो, तकलीफ जरूर होती है, बिल्कुल, और वो काफी दिनों तक चलती है तकलीफ। तो एक तो आपको तकलीफ होगी, और दूसरा आप अपने बुजुर्गों को दोगे, उनको कुछ हो गया तो आप अपनी सारी जिंदगी ये पछताओगे कि मैंने लापरवाही की, मुझे वायरस लगा, मैंने अपनी फैमिली को दे दिया, उनमें से जो बुजुर्ग थे या जिनको कोमॉर्बिडिटी थी वो चले गए, अब उसका तो रिवर्सल है ही नहीं ना। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि इस वायरस को और भी तीखी नजर से हमें देखना चाहिए जी। और भी हमें सीरियस होना चाहिए, और हमें कई बातें हुई हैं कि ये मोर डेंजरस है, इतना तो पता लग गया कि स्प्रेड इजीली होता है, उसके जो एंड इफेक्ट होंगे कि लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी कि नहीं, अब ये देखा नहीं गया है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, बट अब हिंदुस्तान में भी आ गया है, क्योंकि कितने लोग आए हैं। अब ये तो हमें बिल्कुल बहुत चौकन्ना रहना है, ट्रैकिंग करनी है सबको। अगर आइसोलेट कर सकते हैं तो हो सकता है इसका बुरा इफेक्ट हिंदुस्तान में इतना बुरा ना फैले जी। हालांकि अब से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं 31 दिसंबर तक यूके से, लेकिन अब आपका परिचय मैं ऐसे मेहमान से करा रही हूं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर शेखर मांदे, ये डीजी हैं CSIR के और सेक्रेटरी हैं DSIR के। डॉक्टर शेखर मांदे, आपके पास भी वही सवाल लेकर जिस पर जल्दी से एक इंसाइट अगर आप दें, इस नए कोरोना वायरस को लेकर हम किस तरह से सतर्क हैं, कितना घातक ये हो सकता है, जो लोगों के मन में पहला सवाल है। इसकी 70% ज्यादा ये लोगों को होता है, ये स्प्रेडिंग रेट तो हम बता ही रहे हैं बार बार। एक सवाल इसमें जोड़ रही हूं, क्या जिन्हें कोरोना पहले हो चुका है, क्या वो भी नए स्ट्रेन से संक्रमित हो सकते हैं? क्या हमारे पास इस पर कोई जानकारी है डॉक्टर मांदे? इसमें से आपने काफी सारे सवाल पूछे, ये काफी सारे खुले सवाल है। घातक के दो डेफिनेशन हो सकते हैं। एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी वायरस की कैसी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा लिथैलिटी कैसी है कि अगर कोई भी व्यक्ति में ये वायरस अगर घुस जाए तो ये क्या लिथल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी तक ये जो पाया गया है, इंग्लैंड में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, इसका R नंबर बढ़ गया है कि जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाने में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि ये ज्यादा लीथल है, कि अगर मुझे इस वायरस के म्यूटेशंस की अगर होती है तो क्या मैं कि मेरी मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है क्या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चला है। तो इसके लिए हम लोगों को राह देखनी पड़ेगी। लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछा आखिरी में कि अगर मुझे पहले कोरोना हो चुका है तो दोबारा हो सकता है कि नहीं म्यूटेशन से, तो ये तो सवाल ऐसा है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो सेकंड रीइंफेक्शन के और जो केसेस हमारे सामने में आए हैं, कई लाखों में करोड़ों में जिन लोगों को कोरोना हो चुका है एक बार ऑलरेडी, उसमें से सिर्फ कई ऐसे 10, 20, 100 लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन की वजह से दोबारा हो सकता है। तो आज के दिन हमें यही मानना पड़ेगा कि म्यूटेशन हो भी लेकिन दूसरी बार नहीं होगा, ये मान के चलना पड़ेगा हमें। सीधा आपको लिए चलते हैं, डॉक्टर दीपांकर बोस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉरविक हॉस्पिटल से। डॉक्टर दीपांकर बोस, एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं मैं, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स इस पर जानकारी दे रहे हैं कि अभी जितनी इंफॉर्मेशन है, सवाल यह है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से बचने के लिए यूके और दूसरे देशों ने क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि एक तो हमने सुन लिया, हमने भी किया है इंडिया में, फ्लाइट्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कोई और तरीका है? क्योंकि स्प्रेडिंग रेट 70% ज्यादा होना, तो फिर हमें और कितना सतर्क होना पड़ेगा, कई गुना। नमस्कार। देखिए, ये वायरस एक एडिशनल वायरस की तरह से तो नहीं आया है, ये उसी में से इवॉल्व हुआ है। जो प्रोटेक्शन जो कंट्री एज ए गवर्नमेंट ले रही थी वो एडिक्वेट तो लग रहा था, पर जब वो फर्स्ट वेव के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने थोड़ा रिलीज किया तो उसके बाद स्प्रेडिंग शुरू हो गई। हमको ये देखना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री कहां से आ रही है। यूके सबसे ज्यादा टेस्ट करती है अपनी जो सैंपल्स आते हैं उसको सबसे ज्यादा टेस्ट करती है। अबाउट 10% to 20% सैंपल्स को लेके वो दोबारा देखती है उसके अंदर क्या इसका जेनेटिक कंटेंट है। तो इनको ये सैंपल्स मिले 20 और 21 सितंबर में, जिसको उन्होंने एनालाइज किया अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सितंबर के महीने में ये वायरस इवॉल्व कर चुका था, म्यूटेट कर चुका था। तो ये कहां से आई ये वायरस, ये अभी तक हमको नहीं पता, बिकॉज और भी कंट्री से ये वायरस आ सकती है, ओरिजिन कहीं और भी हो सकती है, और ये मतलब यूके में आके, पर ये यूके में आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद देख लिया, इनको साइंटिस्ट को हर रोज कहीं ना कहीं नए नए वेरिएशन दिख रहे हैं वायरस के, तो उसके लिए वो ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं होते, क्योंकि ये वायरस बहुत ही म्यूटेबल है, सिंगल स्ट्रैंड वायरस है, एक लेगो की लाइन की तरह। उसमें एक कभी झटका लगा तो एक अमीनो एसिड निकल गया, एक न्यूक्लियोटाइड निकल गई, दूसरा कोई ऐड हो गया, तो वायरस का कैरेक्टर बदल जाता है। सारे डेंजरस नहीं होते, पर ये वाला वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो था, ये इन्होंने क्लस्टर में देखना शुरू किया, लंदन और साउथ कैंट में, और ये फैलता गया। तभी जाके इनको डर लगना शुरू हुआ कि ये वाला वायरस कहीं फैल ना जाए। आई थिंक इट वाज अ बिट, अगर ये नहीं कह सकते कि लेट है, पर इनको डिसीजन तो लेना पड़ा। अब उन्होंने सब जगह में लॉकडाउन तो नहीं किया है कंप्लीटली, पर घर से निकलना बंद हो गया है। क्रिसमस जो मेन फेस्टिवल है यूके का, उसमें भी आप किसी फैमिली से नहीं मिल सकते, कोई शादी ब्याह सब कुछ बंद कर दिया है। अब देखिए इंडिया में अभी भी शादियां हो रही हैं, लोग 50-50 लोग भी जा रहे हैं। हमने एक भी ऐसा केस नहीं सुना जहां पे शादी में जाके किसी का कोरोना नहीं हुआ हो। यही सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। फ्लाइट्स आपने बंद कर दिए यूके के, पर कहीं और जगह से तो आ रही हैं। सोशल गैदरिंग्स पर आप कह रहे हैं रोक लगाना, कम से कम ऐसे मुल्कों में, जैसे ब्रिटेन ने तो कर ही दिया है, सोचना होगा। अगले 2 सवाल में जोड़कर आपके पास आना चाहती हूं डॉक्टर असीम अंसारी, और उसके बाद में डॉक्टर अजय महल का आपके पास आऊंगी। डॉक्टर असीम अंसारी, अगला सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचना होगा? इसके साथ जो अगला सवाल है उसको भी जोड़ेंगे। क्या लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचना होगा मुल्कों को, या फिर इससे लड़ना होगा? यानी मैं पूछना ये चाह रही हूं आपसे कि क्या वापस, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बड़े पैमाने पर शुरू में ही लॉकडाउन किया था, क्या लॉकडाउन करने की बजाय इस बार इस वायरस को कन्फ्रंट करना जरूरी है? या फिर लॉकडाउन मतलब, कन्फ्रंट का मतलब मेरा ये नहीं है मास्क तो हमेशा पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत आप देखते हैं? और साथ ही जो दूसरा सवाल इस पे मैं जोड़ रही हूं वो ये है कि क्या मौजूदा वैक्सीन, क्योंकि सर खुश हो कि नहीं हो ये बता दीजिए जरा, लोग बड़े खुश हो रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, अब ये वैक्सीन इस वायरस स्ट्रेन पर भी कारगर होगी या नहीं? दोनों सवाल डॉक्टर अंसारी। दूसरा सवाल मैं पहले जवाब इसका दे दूं कि जो अब तक नजर आ रहा है, जो भी चेंजेस आई हैं, जैसे बता रहे थे बहुत साहब, इस पे वैक्सीन चलनी चाहिए। जो वैक्सीन बन रही है, एस्ट्राजेनेका की भी जो है, मॉडर्ना की, फाइजर की, जैनसन भी जो बन रही है, और इंडिया में जो बना रहे हैं आप लोग कोविशील्ड, कोवीवैक्स, ये सारी चलनी चाहिए। क्योंकि जो बदलावे आए हैं, जो मैं आपको बता रहा था ये पिक्चर दिखा के, कि अब देखिए ये पिंक के हिसाब आपने बनाई है, मगर जो शेप पहचान रही है एंटीबॉडी, वो ये शेप भी पहचान लेगी, येलो शेप भी पहचान लेगी। तो वायरस चलनी चाहिए, जो दवाइयां बन रही हैं दे शुड वर्क, मगर जब तक टेस्ट आप ना करें तब तक आप गारंटी से कह नहीं सकते। मगर जो फिजिक्स है उसका, जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी, चलनी चाहिए। तो खुश हो जाए आप कि जो दवाइयां आ रही हैं चलनी चाहिए। मगर जो दूसरा सवाल आपने पूछा, पहला सवाल जो पूछा था कि जो मास्क हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग्स की, और जितने भी सेफगार्ड्स लगाई गई हैं, वो आप पाबंदी से फॉलो करें, जरूरी है आप, क्योंकि ज्यादा ट्रांसमिट होती है वायरस, आसानी से ट्रांसमिट होती है। बोस साहब ने एक कमेंट किया और शेखर मांडे साहब ने एक कमेंट किया, दोनों आप इसको आप कंसिडर करें। आप नंबर 1, ये वायरसेस में जो चेंजेस आ रही हैं, ये इंग्लैंड ने पहचानी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहीं पे हुई है, जगह जगह, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी। इंडिया में 1 करोड़ लोगों को ये वायरस हुआ है, तो वहां पे वायरस जो है भेष बदल के, ढंग बदल के अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो भी चाह रहा है किसी तरह से रास्ता ढूंढने की, किस तरह बीमार करें लोगों को। तो बदल रही है वायरस, इवॉल्व हो रही है वायरस हर जगह। अब जो बोस साहब ने कहा कि कैंट में उन्होंने चेक किया, 14,000 लोगों को चेक किया तो जाके नजर आया, वजह ये थी कि उनको नजर आया कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये पॉइंट शेखर मांडे के पॉइंट पे आता है, डॉक्टर मांडे के पॉइंट पे, कि ये नहीं है कि ये वायरस ज्यादा बीमार करती है लोगों को, मगर मुसीबत ये है, बच्चों को जरूर बीमार करती है लग रहा है, मुसीबत ये है कि ज्यादा लोगों को बीमार करती है। तो प्रोबेबिलिटी, जो नंबर, परसेंटेज आप कहें, 1% डेथ रेट है, 1.2% इंडिया में, सबसे कम डेथ रेट इंडिया में नजर आ रहा है चाइना के अलावा। तो अगर आप कहें कि 100 लोगों को होनी थी ये वायरस, अब 1700 लोगों को हो गई है, 170 लोगों को हो गई है,
अब उसका 1% 170 का बढ़ गया है, तो ज्यादा लोगों का इसमें डेथ प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये है डेंजर। तो पाबंदी लगाना बहुत जरूरी हो गया है। लॉकडाउन अगर आप कर सकें बिना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की जो होती है लॉकडाउन की, अगर उसके बिना कर सके तो बेस्ट है। मगर जगह जगह जहां हॉटस्पॉट्स है, सुपर स्प्रेडर्स है, वहां पे शायद जरूरत हो लॉकडाउन की थोड़े दिनों के लिए, 2 हफ्ते 3 हफ्तों के लिए शायद। ठीक है, एक ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना पड़ रहा है। डॉक्टर अजय महालका, इन्हीं सवालों के साथ मैं फौरन ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है और वो बस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यही वाली वैक्सीन अगर चल जाए तो शायद आने वाले दिनों में तस्वीर बदले। हालांकि ये डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं, 4 देशों के डॉक्टर हमारे साथ हैं, हर कोई यही कह रहा है, मास्क के बिना कोई ना निकले घर से। कितना खतरनाक नया कोरोना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वैक्सीन कारगर होगी या नहीं, डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं। आपने सुना डॉक्टर असीम अंसारी को, हमें कह रहे थे कि ये कारगर होगा। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। डॉक्टर अजय महालका हमारे साथ, साइंटिस्ट, नीदरलैंड से जुड़े हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली उन मुल्कों में शामिल है डॉक्टर साहब जहां पर ये नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन यूके से पहुंच गया है। पहले तो बताइए वहां पर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, और फिर वही सवाल, ये वैक्सीन कारगर होगा, उस पर भी होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे यूरोप में फर्स्ट लॉकडाउन के बाद काफ़ी ढील दी गई, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, सारी जगहों पर, क्योंकि इकोनॉमी एंड सारी चीज़ें बैक ट्रैक लानी थी। अभी ये देखा गया कि जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 2 to 3% पीपल आर इन्फेक्टेड देयर। नाउ हम लोग जब अभी ये बात कर रहे हैं न्यू स्ट्रेन की, ये स्ट्रेन नीदरलैंड में जहां मैं हूँ, वहाँ ये सितंबर में 1 पेशेंट को देखा गया था, डेनमार्क में 2 लोगों को, और चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं जैसे जैसे ब्रिटेन से ये न्यूज़ आई, क्योंकि ब्रिटेन के पास जीनोमिक एनालिसिस की एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं वो। हमने कभी जीनोमिक स्टडीज पेशेंट वाइज नहीं की, तो इसके कारण थोड़ा डिले हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो डॉक्टर शेखर, डॉक्टर असीम ने कहा कि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ट्रांसफेक्टिविटी वर्सेस सिविरिटी, जैसे अगर ये बढ़ रही है तो क्या इसी तरह से जो सिम्टम है काफी सीवियर होंगे बुजुर्गों में, बच्चों में, या और किसी में भी, ये अभी तक हमें नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, जो भी हमने हिस्ट्री में जो भी वायरसेस देखे हैं, यूजुअली जो म्यूटेशंस होते हैं इस तरह के, तो वायरसेस वीक होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक यूनिक फीचर जो म्यूटेशन का पाया गया है, 501 एस्पारिजिन टू टायरोसिन चार्ज है। इसके कारण जो बाइंडिंग है आपकी स्पाइक प्रोटीन वर्सेस रिसेप्टर की, वो स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग होने से एंट्री पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। दूसरी एक चीज जो सेकंड क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, वैक्सीन। तो वैक्सीन जो भी बनती हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो सारे, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं स्पाइक प्रोटीन को, जो अपने रिसेप्टर पर बाइंड करके वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है ह्यूमन सेल में, हम सारे स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करने की कोशिश करते हैं। इस म्यूटेशन से और वो जो एंटीबॉडीज जो बनेगी सिस्टम से, वो आपके टिप ऑफ पर बाइंड करेंगी। अब बात ये आती है कि अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं थ्रू द इम्यून वैक्सीन से, तो वो स्पाइक प्रोटीन की बाइंडिंग के बाद वो एंट्री बंद हो जानी चाहिए, और ऐसा ही हम मान के चलते हैं, म्यूटेशन हो या नहीं हो। बात आती है इंडिया की, अपने क्योंकि हम लोग इंडिया में ये डिस्कशन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द यूरोप वर्सेस इंडिया। मैं एक डेटा आपको देना चाहता हूँ जो 3 महीने पहले आया था। यूरोप में ही, यूरोप में सेम रीजन, सेम प्लेसेस, सेम उम्र और सेम इंफेक्टिविटी के कुछ ग्रुप के लोगों को लिया गया। इंडियन पॉपुलेशन जो माइग्रेट किए 70s 80s में, अब वो बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ रेट 20 टाइम लेस थी कंपेयर टू यूरोपियन। और वो डेटा हम यहाँ भी देख रहे हैं। वहां पर आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी का जिक्र किया, लेकिन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, और अभी भी जो केस लोड इंडिया में है
डॉक्टर मांदे, अगर मैं सही हूं, लगभग 3 लाख है जो हम देख रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन डॉक्टर असीम अंसारी, मैं आऊंगी आपके पास ये जानने के लिए कि जो बाइडेन, आपके नव निर्वाचित प्रेसिडेंट, ने तो वहां पे वैक्सीनेशन ले लिया है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरेश त्रेहान आपसे, डॉक्टर मांदे, उन सबसे पूछ के फिर मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर त्रेहान, अगला सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी मौजूदा वैक्सीन असरदार होगी, और पूरे विश्व में जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है, अगला सवाल दिखाएं, जो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं वो डर कितना जायज है? हमें भी एज जर्नलिस्ट और एज एंकर्स जब हम लाइव चैट करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं डॉक्टर त्रेहान। कोई कहता है इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी, कोई कहता है किसी और बीमारी का जिक्र करता है, एक से एक लोगों के मन में, और शायद बहुत सारी अफवाहें भी फैल गई हैं। इस पर पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट क्या कहेंगे आप डॉक्टर त्रेहान? तो इस पे दो चीजें आपने पूछी, एक कि ये जो नया म्यूटेशन आया है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होगी कि नहीं। अंदाजा तो अभी साइंटिस्ट का यही है कि शायद, क्योंकि ये म्यूटेशन होते रहे हैं, और जैसे जिक्र हुआ कि साउथ अफ्रीका में भी हुआ था, 501, ये स्पेन में भी हुआ था, सो उनके बावजूद जो टेस्ट हुए हैं वो लगता है कि ये इफेक्टिव होगी, पर इसका पक्का पता नहीं है। तो जब तक ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो 100%, हमें ध्यान रखना है, और मैं उस पर आ रहा हूं आपके पास। दूसरा जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये इससे डर लगना चाहिए कि कैसे इससे डील किया जाए कि वैक्सीन आ गई है, इसको लगवाएं कि ना लगवाएं और कब लगवाएं। तो इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लोगों के दिमाग में है, और होना भी चाहिए, कि इसको इमरजेंसी परमिशन मिली है फॉर क्लिनिकल यूज। अब जब तक काफी लोगों को नहीं लग जाती, जो नॉर्मली किया जाता है रिलीज से पहले, पर अब बिकॉज इमरजेंसी आई हुई है और काफी बुजुर्ग लोगों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इफेक्ट हुआ है और उनकी डेथ भी हुई है, उनको बचाने के लिए ये वैक्सीन को इमरजेंसी स्टेटस दिया गया। अब जब 1 या 2 मिलियन लोगों को लग जाएगी और हमें ये जाहिर हो जाएगा कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इफेक्टिवनेस है, और इससे सबसे बड़ी बात जो हम एफिकेसी की तो पता लग गया, पर इसकी इफेक्टिवनेस मतलब लॉन्जेविटी कितनी होगी इसकी इम्यूनिटी की, जब तक ये सब जाहिर होने में टाइम लगेगा। इसीलिए जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको रोज एक्सपोजर है, और जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके लिए तो ये जरूरी लगना चाहिए। युवा के लिए अभी कुछ देर रुकने के लिए आई थिंक ये जायज है कि कुछ रिजल्ट आ जाए, कुछ लोगों को लग जाए, ये भी पता लग जाएगा कि कोई एक वैक्सीन दूसरे से ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं। तो ये जैसे हम जो नॉर्मल फेज 3 ट्रायल में होता है वो होगा, अब आने वाले इसको फेज 4 में बोलेंगे हम। तो इसीलिए उन लोगों को ये थोड़ा सा सब्र करें, ये आने वाले जब वैक्सीन रिलीज होगी उसके 4 से 6 हफ्ते में काफी लोगों को लग जाएगी, और हमको पता लग जाएगा कि क्या सेफ्टी में कोई कमी तो नहीं रही है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर मैं फिर बात वापस आऊंगा, जो आपने क्वेश्चंस पूछे, जो हमारे पैनलिस्ट ने सारे जवाब दिए हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आई है कि कुछ हमारे दिमाग के पीछे शक है कि ये क्या इसकी सिवियरिटी ज्यादा होगी कि नहीं, इस जो वैक्सीन आ रही है उसको कवर करेगी कि नहीं, और तीसरा एक बात जाहिर है कि इसका स्प्रेडिंग पावर, जो सिंपल लैंग्वेज में बोले, स्प्रेडिंग पावर बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए एक चीज गवर्नमेंट कर सकती है, मैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं हूं अभी, अनलेस कोई इमरजेंसी होगी, पर द गवर्नमेंट को ये जो रूल्स हैं ऑफ मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन तो हमें खुद करनी पड़ेगी, पर ये 2 चीजों के ऊपर बहुत कड़ी एनफोर्समेंट की जरूरत है, बहुत सीरियसनेस के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने जी डॉक्टर मान जी, बिल्कुल अभी। और ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करना बहुत जरूरी है। अगर जो हम नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल है कि हमें बहुत बड़ा पछताना पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर एक सेकंड असॉल्ट जो है बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन है। तो इसीलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अब बहुत सीरियसली और स्ट्रिंजेंटली हमें सब फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। एक बार सीधे डॉक्टर शेखर मांदे आपके पास ये सवाल लेकर छोटा सा जवाब उसका मैं चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीन से कई लोग डर रहे हैं, इस नजरिए से भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं।
जितने सर्वेज भी कई लोगों ने किए हैं, कई एजेंसीज ने किए हैं, कई लोग वैक्सीन लेने में ही डर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली डॉक्टर त्रेहा ने बहुत सही कहा कि वैक्सीन लेने से डरने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऐसी बात है कि जो कि ये वैक्सीन का ट्रायल जो हुआ है वो करीबन 30-40 हजार लोगों पे हुआ है। जब तक 1 मिलियन लोगों पे नहीं होता है तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या अलग गलत असर हो सकता है इसका। लेकिन अभी तक तो कोई गलत असर किसी के सामने में नहीं आया है। अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये काफी सेफ है वैक्सीन, इसलिए लोग डरे ना वैक्सीन लेने से। जैसा हो वैक्सीन ले, वैक्सीन न लेने के जो तरीके हैं उसे तो और ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ना लो तो आप अपने आप को और भी एक्सपोज कर रहे हो वायरस को, और वायरस से कई गुना ज्यादा आपको बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए वैक्सीन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, वैक्सीन न लेना ज्यादा खतरेदायक हो सकता है। जी डॉक्टर अंसारी, आखिरी सवाल जो है इसमें मैं जोड़कर आपसे पूछना चाहती हूं। एक तो यही जो डर है लोगों के मन में, और मुझे लगता है कि अमेरिका से लेकर इंडिया इंसान वही है, तो कई लोगों के मन में शंकाएं हैं। तभी हम देख रहे हैं राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े जो नेता है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो वैक्सीनेशन लेकर पब्लिकली कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। तो उस डर का क्या जवाब है? दूसरा जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि बच्चों में क्या ट्रायल्स इसके हुए हैं, क्या बच्चों तक भी वैक्सीनेशन की बात आएगी? और तीसरा हिस्सा जो इस सवाल का है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या करने के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या बताई जा रही हैं, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स का डर है, इस पर क्या बताएंगे डॉक्टर अंसारी? मैं फिर से शुरू करता हूं इस बात से कि सबसे जरूरी अहम बात यह है कि वैक्सीन से डरना चाहिए या नहीं। जो वैक्सीन नई बनी है मॉडर्ना की और फाइजर की, ये नहीं है, इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, मगर जो बेसिक है, साइंटिफिक बेसिस है इसकी, उससे तो आप ये यकीन कर लें कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इंडिया में अलग किस्म की वैक्सीन भी बन रही है। मैंने आपका एक ऐड देखा कोवैक्सीन का, जो भारत बायोटेक बना रही है, वो तो पुराना स्टाइल वैक्सीन है जिसमें आप वायरस को लेके उसको एटेन्यूएट करके दे रहे हैं। तो वो तो ऐसी वैक्सीन है जो हम सब ले चुके हैं, जैसे MMR की, रूबेला की, मम्स की, मीजल्स की जो वैक्सीन है, बिल्कुल वैसी है कि आपने वायरस को लिया, उसको एकदम वीक करके दे दिया, और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है, जो आपकी जिस्म की वॉर हुई है उसके खिलाफ, वो तो बिल्कुल नॉर्मल टाइप वैक्सीन, वो तो चलनी चाहिए बिल्कुल। और जो अलग किस्म की वैक्सीन जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है एस्ट्राजेनेका के साथ, और जो जैनसन यहाँ पे बना रही है, वो भी ऐसी वैक्सीन हैं जो अलग रूप में अलग बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं लोग, एडनोवायरस टाइप, रेबीज के लिए, एबोला के लिए कर चुके हैं, तो ये चलनी चाहिए। ये जो नई वैक्सीन है ये दे शुड बी बेटर। तो अलग अलग किस्म की वैक्सीन बन रही है, और जहां तक हमें नजर आ रहा है जो ओल्ड स्टाइल वैक्सीन बन रही है दे शुड बी वेरी इफेक्टिव, बहुत चलनी चाहिए। वो जो इंटरमीडिएट टाइप बन रही है वो भी बहुत चलनी चाहिए, टेस्ट कर चुके हैं लोग, उसके कोई साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होने चाहिए जहां तक हमें अंदाजा है। जो नई बनी है मॉडर्ना की और फाइजर की, दे शुड बी इवन बेटर, वो तो और भी सेफ होनी चाहिए। मगर सही कह रहे हैं त्रेहान साहब ने, मांडे साहब ने, सब ने, पैनलिस्ट ने यही कहा है कि ये नई वैक्सीन है तो इसको टेस्ट करना है। मगर यहाँ पे जहां तक हमें नजर आ रहा है बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। मैं तो फौरन लाइन से लग जाऊं अगर कल मौका मिले तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। आप तो देख ही नहीं हमारे प्रेसिडेंट ने। दूसरी आपने ये पूछा कि लोग शक कर रहे हैं, डर रहे हैं, ये मैं सोचता था कि सिर्फ इंडिया में होता होगा क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं, सीखा नहीं होगा शायद ये बात, मगर मैं हैरान हूँ इस बात से कि यहाँ पे भी वही शक चल रहे हैं, लोग उसी तरह से परेशान हैं। और अब जरा गौर से देखें तो आपको ये नजर आता है कि पुराने जमाने में, यानी 50, 60, 70 साल पहले जो वैक्सीन दिया करते थे, गलती से लोगों ने ऐसी वैक्सीन दी कि लोगों को बीमारी हो, तो इस वजह से यहाँ पे शक चल रहा है, और उसी बेसिस पर और लोग शक को फैलता चला जा रहा है। और अफवाहें हैं, आप बता रही थी अफवाहें, आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है कि लोगों से ये सवाल ओपनली पूछे कि इस वैक्सीन को आपको सेफ समझें, ये वैक्सीन इस्तेमाल करें ना करें। तो आप देख रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट से लेके हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि वो फ्रंट लाइन, देखें ये एक जरूरी चीज हमको सीखनी चाहिए इस एक्सपीरियंस से कि जो अस्पताल साफ करते हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉर्मेटरीज में काम करते हैं लोग, उनको एसेंशियल कहा जाता है। हम जैसे को तो एसेंशियल कहती नहीं, कि आप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक चीज, फिलोसॉफिकल चीज हमें समझ आ गई है कि एसेंशियल लोगों तक ऊपर से नीचे लेके सबको ये वैक्सीन पहले दी जा रही है, और आपको मौका मिले तो फौरन लें, इससे डरने की कोई बात नहीं। दूसरा आप पूछ रही थी बच्चों पे क्या इसका असर होगा। बच्चों पे लग रहा है कि जो नई वेरिएंट है ये बच्चों पे शायद ज्यादा असर करे, मगर जहां तक हमने देखा, सारे स्टडीज में देख चुका हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, बच्चों पे टेस्ट नहीं किए गए।
सारे जो टेस्ट हुए हैं वैक्सीन के टेस्ट, जो वैक्सीन चल रहे हैं 18 से लेके बड़ी ज्यादा उम्र तक, बुजुर्गों तक, जी। और जो भी नजर आया है अब तक बुजुर्गों पे ज्यादा असर होता है। आपके पास कोमोर्बिडिटी, आपको डायबिटीज, आपको रेस्पिरेटरी बीमारी और ट्यूबरकुलोसिस हो तो आप पे असर इसका ज्यादा होगा। तो सारे टेस्ट उन पे फोकस किए गए हैं, बुजुर्गों पे ज्यादा, जो ससेप्टेबल लोग हैं जिनको ज्यादा इससे मौत का खतरा हो, उन पे टेस्ट किया। बच्चों पे शायद हो, मगर वैक्सीनेशन बच्चों पे मुझे इन द फ्यूचर अगले साल तक तो नजर नहीं आता। इम्पॉसिबल है कि एक तो वैक्सीन डोसेस कम है, अब फ्रंटलाइन लोगों को देंगे, डॉक्टरों को देंगे, पुलिस वालों को देंगे, अब फौजियों को देंगे, उन तक उनको कवर करने के लिए वैक्सीन देंगे। बिल्कुल। और तो डॉक्टर बच्चों को आप नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। वक्त की जरा कमी है, जल्दी से डॉक्टर दीपांकर, मुझे पता चला है कि आपने अभी अभी वैक्सीन लिया है, आज लिया है। हाँ। तो अब कितने दिन के बाद सर अगला डोज? अगला डोज है 3 वीक्स के बाद, एग्जैक्टली 3 वीक्स। तो मैं इज ए लाइव एग्जांपल, मैंने आज ही वैक्सीन लिया है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो देखें कि मैं अभी भी बैठा हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं, बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लेना चाहिए और सबको लेना चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो। बिल्कुल, सो ऑल गुड एंड ग्रेट। जल्दी से डॉक्टर विक्रम, एक कमेंट आपसे, इंग्लैंड कैसे कोप कर रहा है? मतलब देखिए डॉक्टर्स आप लोग हैं तो देख रहे होंगे, किस तरह से इसको लेकर लोगों में डर भी बहुत ज्यादा है। डर तो थोड़ा सा हुआ, ये अनाउंसमेंट हुआ, न्यू स्ट्रेन आ रहा है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, डर तो लगा। पर अभी तक सिचुएशन अभी कंट्रोल में आ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट बंद हुआ था यूके और फ्रांस के बीच में, वो खुल गया है। यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे हॉस्पिटल्स में भी अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, शायद मुझे भी 1-2 वीक के अंदर वैक्सीनेशन ऑफर हो जाएगा। और अभी तक तो ये लग रहा है कि वैक्सीन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपटेक ऑफ वैक्सीन भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कंट्रोल में है सिचुएशन। गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन के तरीके के लिए एक टायर 4 लॉकडाउन किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में लोग न पहुंचे और ओवरवेल्म न हो सिस्टम। पर सिचुएशन कंट्रोल में दिख रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर मानदे, चलते चलते आपसे, सबकी नजर आप लोगों की तरफ से है, क्या हम माने कि वैक्सीन जल्दी से आने वाला है, दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में इंडिया में? डॉक्टर मानदे, वैक्सीन के टाइमिंग पर आप कुछ जानकारी दे पाएंगे इंडिया के लिए? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरे विश्व डॉक्टर्स के भरोसे है। और चाहे वो सेंट जूड्स हॉस्पिटल से डॉक्टर हमारे साथ असीम अंसारी हो, डॉक्टर नरेश त्रेहान जो कि लगातार अपने हॉस्पिटल के जरिए पेशेंट्स के साथ जूझ रहे हैं, डटे हुए हैं, चाहे लंदन से हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हों, और डॉक्टर अजय महालका हो, डॉक्टर दीपांकर बोस, डॉक्टर विक्रम तलावलेकर और डॉक्टर मानदे। इंसानियत हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपने अपने मोर्चे पर डटे रहने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।